हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने मार्सिलिया के अंदर बीजाणुदानी के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। और मार्सिलिया के अंदर जो बीजाणुदानी का डेवलपमेंट होता है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, जिसमें जो बीजाणुदानी का डेवलपमेंट है वो रिसेप्टेकल की एक पृष्ठीय कोशिका से होता है। और जो पृष्ठीय कोशिका होती हैं वो बीजाणुदानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती हैं। फिर इस बीजाणुदानी प्रारंभिक कोशिका के अंदर अनेक डिवीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। और इस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका के अंदर सामान्य विभाजन से 8 से लेकर 10 बीजाणु मात्र कोशिकाएं या स्पोर मदर सेल्स बनती हैं। यहाँ तक गुरु बीजाणुदानी और लघु बीजाणुदानियों का डेवलपमेंट है जो समान होता है। इसके बाद में है जो गुरु बीजाणुदानी और लघु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम गुरु बीजाणुदानी और लघु बीजाणुदानी की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं उनमें से केवल एक बीजाणु मात्र कोशिका या एक स्पोर मदर सेल्स हैं जो फंक्शनल होती हैं। बाकी सारी बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं जो डिजनरेट हो जाती हैं या विघटित हो जाती हैं। अब जो फंक्शनल स्पोर मदर सेल्स होती हैं या जो सक्रिय बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है। तो 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं या 4 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद में जो 4 अगुणित बीजाणुओं में से एक जो बीजाणु होता है वो सक्रिय रहता है। बाकी जो शेष तीनों बीजाणु क्या करते हैं, डिजनरेट होकर एक मल्टीन्यूक्लिएट पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं या बहुकेंद्र की पेरिप्लाज्मोडियल द्रव्य का निर्माण करते हैं। और ये द्रव्य है जो पोषक द्रव्य के रूप में कार्य करता है। जो फंक्शनल स्पोर होता है वो अपनी साइज में वृद्धि करके मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और ये मेगा स्पोर है जो अमाप में बड़े होते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लघु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं उनमें से सारे के सारे जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं या बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं वो सभी फंक्शनल होती हैं, सभी सक्रिय होती हैं। और प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका या स्पोर मदर सेल्स क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। और ये माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु होते हैं वो गुरु बीजाणु की तुलना में अमाप में छोटे होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं जो मैच्योर स्पोरोकार्प होती है या बीजाणु फलिका होती हैं उसका स्फुटन कैसे होता है। तो जो बीजाणु फलिका होती हैं उसको गलने में लगभग 2 से 3 वर्ष का समय लग जाता है। यानी कितने वर्ष का समय लगता है, 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। और जो बीजाणु का अंकुरण क्षमता होती है वो 20 से 30 वर्षों के बाद भी या इससे अधिक वर्षों के बाद भी ये जो अंकुरण क्षमता बनी रहती हैं। 50 वर्ष पुरानी जो स्पोरोकार्प होती हैं अगर उसको पानी में भिगो कर रखते हैं तो उसमें उपस्थित बीजाणु वापस क्या करते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं। तो जो स्पोरोकार्प के अंदर स्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स के अंदर जो जर्मिनेशन एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि लंबे समय तक इनमें अंकुरण क्षमता बनी रहती हैं। तो स्पोरोकार्प क्या करता है, अव्यक्त सतह से 2 कपाटों से फट जाती हैं और इनकी जो जिलेटिनी वलय होती हैं वो जल अवशोषित कर फूल जाती हैं। और इंडूसियम और बीजाणुदानी भित्ति दोनों क्या होती हैं, विघटित हो जाती हैं। और इससे हैं जो यानी कि जो सोराई है या जो जिसको अपन स्पोरोकार्प कहते हैं, स्पोरोकार्प के अंदर जो सोराई होती है उस सोराई से हैं जो गुरु बीजाणुदानी और यानी कि गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु रिलीज हो जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर बीजाणुदानी के डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं के डायग्राम दे रखे हैं। डायग्राम ए के अंदर है जो एपिकल सेल्स होती हैं या जो टैपेटम सेल्स हैं, टैपेटम सेल्स की तरफ के बाहर की तरफ हैं जो जैकेट कोशिकाएं होती हैं। और जैकेट कोशिकाएं क्या करती हैं, जो बीजाणुदानी प्रारंभिक कोशिका होती हैं उसको कवर्ड किए हुए रहती हैं। और ये बीजाणुदानी प्रारंभिक कोशिका हैं जो किसका फॉर्मेशन करती हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर इस एपिकल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो 2 सेल्स बनती हैं और इन दोनों सेल्स के अंदर वापस अगेन डिवीजन होता है तो 2 से 4 स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं। और ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं जो टैपेटम के द्वारा कवर्ड रहते हैं और टैपेटम है जो आउटर जैकेट्स लेयर के या जैकेट्स के द्वारा कवर्ड रहती हैं।
अब अगर इनमें से इस मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा तो इन चारों जो स्पोरोजेनियस सेल्स है इनमें से एक सेल्स हैं जो फंक्शनल होती हैं, बाकी तीनों है जो क्या करती हैं, नष्ट होकर पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपके सामने जो ई डायग्राम दे रखा है वो एक डेवलपिंग मेगास्पोर एंजाइम का डायग्राम है और इसके केंद्र में है जो एक मेगास्पोर सिचुएटेड रहता है। अगर यहाँ पर लघु बीजाणुधानी का डेवलपमेंट होना है तो ये चारों जो स्पोरोजेनियस सेल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं और डिवाइड होकर क्या करती हैं, 4 हैप्लॉइड मेगा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मार्सिलिया के अंदर युग्मकोद्भिद प्रावस्था या गैमेटोफाइटिक फेज के बारे में। तो जो बीजाणु होते हैं वो युग्मकोद्भिद प्रावस्था की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करते हैं, चाहे लघु बीजाणु हो चाहे गुरु बीजाणु हो, दोनों क्या करते हैं, युग्मकोद्भिद प्रावस्था की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। लघु बीजाणुओं से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जबकि गुरु बीजाणु से जो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। यानी कि लघु बीजाणु जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जबकि मेगास्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लघु बीजाणु तथा नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के बारे में। तो जो लघु बीजाणु होते हैं वो आकार में गोलाकार होते हैं और इनका व्यास 0.060 से लेकर 0.075 mm होता है और इस लघु बीजाणु के अंदर एक अगुणित केंद्रक व स्टार्च कणिकाएं उपस्थित होती हैं। लघु बीजाणु की बीजाणु भित्ति द्विस्तरीय होती है, आउटर को बाह्य चोल और जो भीतरी परत होती है उसको अंतःचोल कहते हैं। बाह्य चोल के ऊपर यानी कि बाह्य चोल के बाहर की तरफ एक और पतली परत पाई जाती है जिसे बीजाणु चोल या पेरिस्पोर कहा जाता है। तो अपन लघु बीजाणु भित्ति को 3 स्तरीय भी मान सकते हैं। तो सबसे आउटर जो पेरिस्पोर या बीजाणु चोल होती है इसके अंदर की तरफ बाह्य चोल और सबसे भीतर की ओर पाए जाने वाली भित्ति को अपन अंतःचोल कहते हैं। फिर जो बीजाणु भित्ति होती है इनके शीर्ष पर एक अस्पष्ट त्रिअरीय खांच उपस्थित रहती है। तो हम नर युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्यों ही लघु बीजाणु क्या करते हैं, जल के संपर्क में आते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और इस लघु बीजाणु के केंद्रक में जो फर्स्ट डिवीजन होता है उससे हैं जो 2 सेल्स बनती हैं। एक बड़ी सेल्स को शीर्ष कोशिका कहते हैं, जबकि छोटी सेल्स को हैं जो प्रोथीलियल कोशिका कहते हैं। लेकिन ये प्रोथीलियल कोशिका हैं जो नर युग्मकोद्भिद के निर्माण में जो पार्टिसिपेट नहीं लेती हैं, यानी कि प्रोथीलियल कोशिका हैं जो आगे जाकर विभाजित नहीं होती हैं और ये नर युग्मकोद्भिद के निर्माण में सहायक नहीं होती हैं। लेकिन जो मार्सिलिया डिफ्यूजा है, मार्सिलिया एलाटा है, इसके अंदर कभी कभार 2 प्रोथीलियल कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। अब जो बड़ी वाली शीर्ष कोशिका होती हैं इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है और अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 पूदानी प्रारंभिक कोशिकाएं बनती हैं। तो शीर्ष कोशिका से कितनी पूदानी प्रारंभिक कोशिकाएं बनती हैं, 2 पूदानी प्रारंभिक कोशिकाएं बनती हैं और दोनों पूदानी प्रारंभिक कोशिकाओं या प्रत्येक पूदानी प्रारंभिक कोशिकाएं जो परिणतिक रूप से विभाजित होती हैं या पेरिक्लिनली डिवाइड होती हैं। तो आउटर है जो जैकेट कोशिका बनाती हैं और इनर है जो सिस्टर कोशिका बनाती हैं। तो यानी कि प्रत्येक पूदानी क्या करेगी, डिवाइड होगी, आउटर तो जैकेट कोशिका बनेगी और अंदर की तरफ है जो क्या करती है, सिस्टर कोशिका बनाती है। अब इस सिस्टर कोशिका के अंदर वापस परिणतिक विभाजन होता है, यानी कि पुनः परिणतिक विभाजन होता है। तो एक बड़ी बाह्य कोशिका बनाती हैं और छोटी हैं जो दूसरी जैकेट कोशिका का फॉर्मेशन करती हैं। अब इस जो बड़ी बाह्य कोशिका होती है इसके अंदर वापस अगेन है जो पुनः परिणतिक विभाजन होता है जिससे तृतीयक जैकेट कोशिका बनती है और अंदर की तरफ है जो एक केंद्रीय प्राथमिक पूजनक कोशिका या प्राइमरी एंट्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से प्रत्येक पूदानी के द्वारा है जो 3 तो जैकेट कोशिकाएं बनती हैं और एक केंद्रीय प्राथमिक पूजनक कोशिका बनती हैं। यानी कि कितनी जैकेट कोशिकाएं हो गई, 1, 2 और 3 जैकेट कोशिकाएं होगी। प्रथम जैकेट कोशिका किससे बनती है, जो पूदानी प्रारंभिक कोशिका होती है उसके अंदर परिणतिक विभाजन होता है तो प्रथम जैकेट कोशिका बनती है। फिर सिस्टर सेल्स हैं जो वो डिवाइड होकर सेकंड जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर जो बड़ी बाह्य कोशिका होती हैं वो वापस अगेन है जो पेरिक्लिनली डिवाइड होकर तीसरी जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एक पूदानी के अंदर 3 जैकेट कोशिकाएं होती हैं और एक प्राथमिक पूजनक कोशिका होती हैं या प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं। इस प्राथमिक पूजनक कोशिका के अंदर पुनः एक विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप है जो
16 पुंमणु मात्र कोशिकाएं बनती है। कितनी? 16 पुंमणु मात्र कोशिकाएं या 16 एंथ्रोजोइड मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और इस अवस्था में जो जैकेट सेल्स होती हैं और प्रोथेलियल सेल्स होती है, दोनों है जो विघटित हो जाती हैं। अब ये जो 16 पुंमणु मात्र कोशिकाएं होती हैं या जो 16 एंथ्रोजोइड मदर सेल्स होती हैं, ये कायांतरित होकर एक बहुकशाभिक कुंडलित पुंमणु का निर्माण करती हैं। यानी कि पुंमणु कैसे होते हैं? कुंडलित होते हैं, बहुकशाभिक होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। अब जो मार्सिलिया होता है, इसके अंदर मार्सिलिया के अंदर नर युग्मकोद्भिद का विकास है जो लघु बीजाणु के अंदर ही होता है। तो इस प्रकार के विकास को अपन अंत बीजाणु प्रकार का डेवलपमेंट या एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब जो पूर्व पुंमणु परिपक्व होते हैं तो लघु बीजाणु की भित्ति हैं जो टूट जाती हैं और पुंमणु है जो जल के अंदर मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक पुंमणु है जो कॉर्क स्क्रू आकृति का होता है, यानी कि स्क्रू की जैसे आकृति का होता है और बहुकशाभिक संरचना होती है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। पश्च भाग है जो गोलाकार कोशिका द्रव्य पुटिका के रूप में होता है, और जबकि जो केंद्रीय अग्र केंद्रक युक्त है बहुकशाभिक कुंडलित भाग होता है। आपके सामने स्क्रीन पर मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की स्टेज दे रखी हैं। तो डायग्राम ए है जो स्पोर्स या माइक्रोस्पोर का डायग्राम है, और इसके अंदर स्पोर वॉल्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर इस न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट डिवीजन होता है, तो एक बड़ी एपिकल सेल्स बनती है और एक छोटी प्रोथेलियल सेल्स बनती है। और प्रोथेलियल सेल्स हैं जो आगे डिवाइड नहीं रहती हैं। एपिकल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो दो एंथ्रीडियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब दोनों एंथ्रीडियल सेल्स क्या करती हैं? डिवाइड होकर आउटर हैं जो जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर आगे अगेन है जो इनके अंदर और डिवीजन होता है। अब जो एंथ्रीडियल सेल्स होती है, दोनों एंथ्रीडियल सेल्स क्या करती है? डिवाइड होकर एक जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती है और एक सिस्टर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब सिस्टर सेल्स क्या करती है? वापस डिवाइड होकर सेकेंड जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और एक बड़ी बाह्य कोशिका का फॉर्मेशन करती हैं। फिर अगेन जो बाह्य कोशिका होती हैं और डिवाइड होकर क्या करती है? तृतीय जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और अंदर की तरफ है जो प्राथमिक पूजन कोशिकाएं बनाती हैं। अब ये जो प्राथमिक पूजन कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? पुंमणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिसको अपन एंड्रोसाइट्स भी कहते हैं। और ये पुंमणु मात्र कोशिकाएं क्या करती हैं? कायांतरित होकर मल्टीफ्लैजिलेटेड कुंडलित या कॉइल्ड पुंमणु का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो जी डायग्राम है वो कॉर्क स्क्रू आकृति का मल्टीफ्लैजिलेटेड पुंमणु का डायग्राम है। इसका जो पश्च भाग होता है वो कुंडलित होता है और अग्र भाग पर बहुत सारी है जो फ्लैजिलाई प्रेजेंट रहती हैं। पश्च भाग कैसा होता है? गोलाकार होता है, और जो अग्र भाग होता है वो कुंडलित होता है जिसके ऊपर बहुत सारी फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट के बारे में।